नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजीव। तो आज एक बार फिर पुष्परंजन जी हम बात करेंगे चीन की। जी हां, उसी चीन की जिसकी वजह से न सिर्फ हमारे साथ लद्दाख सीमा पर तनातनी का आलम है, बल्कि इस कोरोना महामारी को फैलाने का आरोप भी वो झेल रहा है। ये वही चीन है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में दो दो हाथ करने को हर वक्त तैयार रहता है। ये वही चीन है जो हांगकांग को अपने नए थोपे गए कानून की वजह से अस्त व्यस्त कर रखा है। ये वही चीन है जिसकी वजह से पाकिस्तान जब तब भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। और ये वही चीन है जिसकी शह पर नेपाल के पीएम ओपी शर्मा ओली भारत पर उनके देश में शांति भंग करने और उनकी कुर्सी जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो पुष्परंजन जी, सबसे पहले बात साउथ चाइना सी की करते हैं। दरअसल पिछले सप्ताह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता था, और ब्रुनेई और लाओस जैसे देश हैं, 11 देश हैं। इनमें भारत मेंबर आपको बता दूं कि नहीं है और भारत मेंबर बन भी नहीं सकता है, क्योंकि भारत एशियाई दक्षिण एशियाई देश है, जबकि आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। खैर, आसियान का शिखर सम्मेलन पिछले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ है और इस मीटिंग में कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी और साउथ चाइना सी के क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर चल रहा विवाद मुख्य मुद्दा इस मीटिंग में था। सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि आसियान कोविड-19 फंड बनाया जाएगा, जिसका उपयोग इस महामारी के इलाज के लिए मेंबर कंट्रीज यानी कि जो आसियान के मेंबर्स हैं उनकी मदद में किया जाएगा। और इसके अलावा दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए सख्त टिप्पणी की गई है कि 1982 यानी 1982 में हुई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएन क्लॉज जो है जिसे कहा जाता है, उसके आधार पर साउथ चाइना सी में संप्रभुता और संप्रभुता का निर्धारण किया जाना चाहिए। ये उस क्लॉज में कहा गया है, यूएन क्लॉज में। और आपको बता दें कि इस पैक्ट में देशों के समुद्र पर अधिकार, उसका सीमांकन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। और इसी आधार पर, इसी बेस पर मछली पकड़ने और संसाधनों का दोहन करने का अधिकार मिलता है इन देशों को। आपको यह भी बता दूं कि चीन ने हाल के वर्षों में इस समुद्री क्षेत्र यानी कि साउथ चाइना सी जो है उस क्षेत्र में, उस एरिया में दावा करके कि उसका जो दावा है चीन का, वो बहुत ही आक्रामक रूख से उसने किया हुआ है, चीन ने किया हुआ है। और उसके द्वारा जिन इलाकों पर दावा किया जा रहा है उससे आसियान सदस्य देशों में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई के क्षेत्र में अतिक्रमण होता है। ताइवान ने भी विवादित क्षेत्र जो है उसके बड़े हिस्से पर दावा किया हुआ है। आपको पता ही है कि ताइवान के साथ भी दो दो हाथ अभी चीन और ताइवान के बीच में भी स्थिति वैसी है जैसी भारत और चीन के बीच है। तो चीन ने हाल ही में साउथ चाइना सी में मौजूद 7 टापुओं को मिसाइल सुरक्षित सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया है, जिनमें से 3 द्वीपों यानी 3 जो आइलैंड है उस पर सैन्य हवाई पट्टी भी चीन के द्वारा बनाई गई है और वो लगातार इसका विकास कर रहा है, यानी कि इस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। चीन के इस कदम से कई देशों की चिंता बढ़ गई है। तो पुष्परंजन जी, सबसे पहले ये जानना चाहता हूं आपसे कि साउथ चाइना सी को लेकर चीन इतना एग्रेसिव क्यों है? देखिए, दो चार चीजें। एक तो रणनीतिक तरीके से चीन हर वक्त चाहेगा कि वहाँ उसका स्टेट बना रहे, और एशिया प्रशांत की नीति भी कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। चीन अपना वर्चस्व, अपर हैंड बराबर होना चाहता है कि साउथ चाइना सी में, और खासकर भारत की भूमिका जब जब इसमें सामने आती है तो चीन बौखला जाता है। भारत के कई सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर, जैसे तेल शोधन के क्षेत्र में या और रणनीतिक क्षेत्र में भी, हथियार सप्लाई तक में भारत ताइवान के संबंध धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो चीन वहां पर, उसकी घबराहट और उसकी भ्रिकुटियां तन जाती हैं कि भारत कैसे इसमें आगे बढ़ रहा है, उसे कैसे किस तरह से रोका जाए। और ये जो सिलसिला है, चाइना बार बार साउथ चाइना सी में जिस तरह से अपनी दादागिरी दिखाता है समय समय पर, फिलीपींस से कई बार चीन को समझा भी चुका है अपने तरीके से। उसके जो शासन प्रमुख हैं बड़े फूहड़ टाइप के हैं, तो उन्होंने कई बार आसियान की बैठक तक में जब अमेरिकी प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ते हैं तो ये तो चीन से भी दबना उबना नहीं होता है उनको। तो ये चिंता उनको रहती है कोई किसी तरह के शासन प्रमुख से बदसलूकी ना हो जाए, तो ये खतरा उनको बना रहता है। मगर इसमें ताइवान कहीं से भी अकेला नहीं पड़ रहा है। ताइवान के साथ फिलीपींस खड़ा है और कई सारे
पूर्वी एशियाई देश उसके साथ खड़े हैं। तो ताइवान की मजबूत स्थिति है, सिवाय इसके कि उसके पास चीन से माजी में भी कभी दबा नहीं। चीन से कई बार ताइवान ने भी मोर्चा लिया है और हराया भी, एक दो ऐसे मौके आए जब जिसमें ताइवान की फोर्स की विजय हुई थी। तो चीन को ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि 62 वाले भारत से हम भिड़ रहे हैं। ताइवान दूसरे तरह की चीज है, और उसके साथ साउथ एशिया, जो खासकर जो पूर्वी एशियाई देश के जो 10 सदस्यीय ब्लॉक हैं, एक बड़ा ट्रेड उसमें जुड़ा हुआ है राजीव जी। जी आपको ध्यान होगा 4.43 ट्रिलियन यूएन का व्यापार चीन से जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनसे हो रहा है। और ये कुल व्यापार का मतलब अमेरिका के बाद, अमेरिका का 16.8% व्यापार सबसे टॉप पे चीन का ट्रेड है अमेरिका से। उसके बाद ये ब्लॉक दूसरे नंबर पे आता है, आसियान ब्लॉक, 10 सदस्यीय ब्लॉक, जिसका 4.43 ट्रिलियन यूएन का व्यापार है। ये कोई छोटा मोटा व्यापार का आंकड़ा नहीं है। 14% व्यापार को चीन लूज नहीं करना चाहेगा। तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ आता है, जिसका 9% व्यापार है, 164 बिलियन यूरो का व्यापार है। तो ये जो चीज है, चीन कम से कम ये जो 3 ब्लॉक है उससे लड़ने भिड़ने में बहुत सावधानी बरतता है। चीन हम भारत से दादागिरी और उस करने की एक दूसरी वजह यह है कि मात्र भारत से 3% का व्यापार है। तो 3% के व्यापार में चीन अगर लूज कहीं से करता है तो उसके रास्ते भी हम लोग उसने निकाल लिए हैं। वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं जब आप प्रश्न पूछेंगे कि रास्ते क्या चीन ने बनाए हैं। मगर चीन कहीं से भी आसियान में धीरे धीरे उस तरह की लड़ाई साउथ चाइना सी में नहीं लड़ना चाहेगा जिससे उसको आर्थिक हानि पहुंचे। कहीं ना कहीं से उसे इस बात की चिंता रहती है कि अगर 10 सदस्यीय इस ग्रुप से हम कहीं भी भिड़ते हैं सीधा सीधा, तो हमें जो दूसरे नंबर पे व्यापार का जो आंकड़ा है कहीं उलट पुलट ना जाए। और भारत इस अवसर में है, इसकी तलाश में भारत बराबर है कि कुछ ऐसा हो तो हम वहां पर इस ब्लॉक में व्यापारिक तरीके से हम घुसे वहां पर। तो चीन के कारण एक और आसियान देश अपनी समुद्री सीमाओं को लेकर फिक्रमंद हैं, तो उधर हांगकांग अपने भविष्य को लेकर तनाव में है। आपको याद होगा कि 1 कंट्री 2 सिस्टम के वादे के साथ 1997 में 1997 में ब्रिटेन से चीन के अधिकार में आए हांगकांग के नागरिक अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल चीन और ब्रिटेन के बीच समझौते और चीन की 1 कंट्री 2 सिस्टम की नीति के तहत हांगकांग को अपना अलग राजनीतिक और न्यायिक तंत्र रखने की छूट मिली हुई थी। लेकिन पिछले महीने 22 मई को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में हांगकांग संबंधी बिल पास कर दिया गया, जिसमें अब कानूनी तौर पर शी जिनपिंग सरकार के हाथ में हांगकांग में इच्छानुसार कानूनी बदलाव लाने की क्षमता आ गई है। अब हांगकांग में चीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को कानूनी अपराध से लेकर के आतंकवाद और देशद्रोह तक कुछ भी माना जा सकता है। यहाँ के नागरिक अपने मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर संशय में हैं। तो पुष्परंजन जी, हांगकांग में भी आग लगी हुई है और सेंटर में यहाँ भी चीन है, क्या कहेंगे हांगकांग के मसले पे? देखिए, मैं फिर ट्रेड पे आ रहा हूँ राजीव जी। हांगकांग से जो चीन का ट्रेड है वो भी बहुत बल्क में, मतलब 14% से भी ज्यादा है। 16, मतलब यूएस के बाद अगर हम उसे इस ब्लॉक से हम बाहर कर दें, हांगकांग चूंकि चीन का अधिशासित प्रदेश भी है, मगर वो अपने ट्रेड में हांगकांग को शामिल करके अपने आंकड़े दिखाता है। उसमें हांगकांग का बहुत बड़ा एक बल्क में जो ट्रेड होता है वो है। और वो नुकसान जो है, जब से ये आंदोलन लगातार चल रहा है, चीन का बहुत उसमें हानि हो रही है, लगातार चीन की हानि हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है उसके लिए बड़ा, ये उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और चीन इसे समझने की चेष्टा नहीं, उसकी जिद है, क्योंकि ये जैसे ही हांगकांग में जिस तरह की लड़ाई शुरू है आंदोलनकारियों और चीन के जो तानाशाह शासक हैं उनके विरुद्ध, उसमें ये पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें 2-3 उनको नुकसान का खतरा है। एक तो 1 चाइना पॉलिसी है, वो धाराशायी हो जाता है। दूसरा 1 चाइना 2 सिस्टम, वो भी फेल कर जाता है। ताइवान उसके आगे खड़ा हो जाएगा। अगर हांगकांग में किसी तरह की सफलता राजीव जो मिलती है तो ताइवान सिर उठाने लगेगा। इसलिए चीन ने ये जो कानून पास कराया है, चीनी संसद में जो पास कराया गया है, वो कहीं ना कहीं ताइवान को लक्षित है कि ताइवान को हम दबाए के रखेंगे।
दूसरा लक्ष्य उसका तिब्बत भी है कि वन चाइना पॉलिसी में तिब्बत में अब धीरे धीरे जैसे जैसे भारत के साथ उसकी वक्र दृष्टि वाला मामला शुरू हो रहा है, तो तिब्बत के जो जख्म हैं वो फिर से हरे हो रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि तिब्बत के जो निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री धर्मशाला में हैं, उन्होंने बीच में 3 बयान अपने जारी किए हैं। तो ये बयान जब चीन से अगर भारत के रिश्ते अच्छे होते तो शायद ये बयान नहीं आते। और बीच में कई तरह की आवाज नेपाल से भी उठी है, जो तिब्बती लॉबी है वहां पर, और खुद मेनलैंड तिब्बत से भी ये आवाज उठनी शुरू हुई है। तो चीन के इस कानून के निहितार्थ बहुत दूर तक है, निशाना तिब्बत भी है और ताइवान भी है। जी जी पुष्परंजन जी, और इधर आप चूंकि नेपाल का आपने जिक्र किया, तो भारत और नेपाल के बीच भी जो संबंध बिगाड़ने के पीछे कहा जा रहा है कि चीन की साजिश है, ऐसा माना जा रहा है। और खबर यह है कि नेपाल में चीन की राजदूत हो यानकी के इशारे पर नक्शे में, जो नेपाल ने अभी जो नक्शा में बदलाव किया है, तो नक्शे में बदलाव से लेकर भारत विरोधी कदम उठाने जैसे काम ओली सरकार ने किए हैं। शतरंज का खेल हम लोगों ने देखा है कि शतरंज के खेल की तरह चीन कभी 2.5 घर चलने वाले घोड़े को आगे बढ़ाता है, तो कभी एक एक कदम प्यादे को चलाता है, और कभी सीधे वजीर से मात देने की कोशिश करता है। और ये चाल जो है चीन खासकर भारत के लिए चलता है। तो चीन के खेल को समझना आसान नहीं है पुष्परंजन जी, लेकिन यही भारत के लिए चुनौती भी है और उसकी विदेश नीति की परीक्षा भी है। नेपाल मसले पर आपकी क्या राय है पुष्परंजन जी? क्योंकि नेपाल का मसला जो है हम देख रहे हैं, जितना नज़दीक था नेपाल उतना ही हमसे दूर होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसके बीच में जो है वो चीन है। देखिए राजीव जी, बहुत इस समय जो पीरियड चल रहा है भारत चीन संबंध को लेके, उसमें कहीं ना कहीं नेपाल की भूमिका दूसरे तरह की होने जा रही है। नेपाल चूंकि 1751 किलोमीटर का बॉर्डर स्ट्रिप है, सिक्किम से बंगाल, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इतने 5 सूबे जो हैं हमारे बॉर्डर लाइन पे लगे हुए हैं। और कुछ भी नेपाल से होता है, कुछ भी चीन से होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये बॉर्डर लाइन हमारा डिस्टर्ब होता है। नेपाल, आप सही करें, यांगशी जो वहाँ चीनी दूत हैं, उन्होंने काफी एक्टिविटी बीच में दिखाई है। ये एस्टेब्लिश करना कि ये लिपिलोक विवाद जो हुआ है नेपाल से, उसमें चीन की भूमिका कितनी है, ये अभी एकदम से नहीं कह सकते, इसलिए कि चीन ने ऑफिशियली 2 बार इससे इनकार किया कि चीन का इस मामले से कोई लेना देना है। बार बार नेपाल के प्रधानमंत्री और दूसरे लोगों ने बयान दिया कि चीन इसमें हस्तक्षेप करे। तो ऑफिशियली चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत और नेपाल इसे समझे और उसे ठीक ठाक करे। तो इसलिए हम सीधा नहीं कह सकते, लेकिन जो काम अभी नेपाल में जिस तरह से होने जा रहा है, जैसे नेपाल में अभी उन्होंने विशेष जो ट्रेड जोन है वो चीन ने अब अगले चरण वो शुरू करेंगे लोग। हालांकि 2016 से ये सारी चीजें चल रही हैं। बॉर्डर लाइन पे जैसे भैरवा है, गोरखपुर से लगा हुआ, या रक्सौल से लगा हुआ सेमरा है, या नेपाल के 5-6 बड़े ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पर चीन विशेष SEZ बनाने जा रहा है, विशेष व्यावसायिक क्षेत्र बनाने जा रहा है। और वहां पर अगर चीनी माल पूरी की पूरी डंपिंग होती है SEZ के नाम पर, और मान लीजिए किसी भी तरीके से भारत से संबंध बिगड़ते हैं, तो चीन ने वो चक्रव्यूह रख दिया है। चीन ने अभी आज के तारीख में ही बांग्लादेश से उसने 0 ट्रैफिक टैरिफ करके 800 से अधिक सामानों को एकदम टैक्स फ्री कर दिया है कि आप लाइए और हमारे यहाँ बेचिए अपना सामान। तो उसी तरह से जितने भी मतलब 43 दुनिया के देश हैं जिनसे चीन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, राजनयिक रिश्ते हैं, उसमें भूटान को मैं नहीं शामिल कर रहा हूँ। और खासकर दक्षिण एशिया में 5 ऐसे देश हैं जहाँ पर चीन धीरे धीरे उन देशों में, बांग्लादेश उसमें शामिल है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका भी उसमें, हालांकि श्रीलंका उस क्लब में नहीं है, लेकिन इन जगहों पर चीन धीरे धीरे अपना विशेष व्यावसायिक क्षेत्र बना रहा है, SEZ बना रहा है। और वहां पर चीनी माल, इंडिया के इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहां पर चीनी माल डंप में, जिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भारत में प्रतिबंधित किया जाएगा, जिन जिन चीजों को भारत में प्रतिबंधित किया जाएगा, उन चीजों का कारोबार वहां से शुरू होगा। अब नेपाल जैसे ओपन बॉर्डर है,
बांग्लादेश में सारा का सारा फेंसिंग नहीं हो रखा है। अभी भी वहाँ 30 से 40% इलाके जो हैं फेंसिंग नहीं हो रखे हैं। वहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि कई ऐसे बॉर्डर इलाके हैं जहाँ पर चीनी चाइनीज मार्केट आप हमारे बॉर्डर पे भी देखेंगे, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी देखेंगे, और नेपाल वाले इलाके में तो तमाम हमें आपको याद होगा कि 60-70 के दशक में चीनी माल की का जो चस्का भारतीय उपभोक्ताओं पर लगा है वो नेपाली है। नेपाल से ही हमें चस्का लगा कि कैसे वहां पर चाइनीज माल सबसे सस्ते आते थे। कोई भी घूमने फिरने जा रहा है, बरसात का हो या जाड़ा या गर्मी हो, छाता जरूर खरीदता था। 60-70 दशक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। टिफिन जरूर खरीदता था, थर्मस खरीदता था, किसी को गिफ्ट देना या घर के इस्तेमाल में। चाइनीज सामान की जो लत भारतीय लोगों को लगी, उसका स्रोत जो उद्गम जो है नेपाल है। वहां से हमें हमें आदत हमारे लोगों को पड़ी, और धीरे धीरे वो चाइनीज सामान तो मेन लैंड दिल्ली के सदर बाजार में जाइए तो चीन के बने हुए गणेश जी आज भी बिक रहे हैं। इतना बहिष्कार सब कुछ हो रहा है, आप सदर बाजार में जाइए, चोरी छुपे माल वहां से बिक रहा है। आप यहाँ बंद करेंगे, नेपाल के रसुआ गढ़ी में जो बहुत बड़ा पोर्ट चीन बना रहा है, तिब्बत से उसकी जो रेल लाइन बड़ी तेजी से बन रही है। मुझे लगता है 1-2 साल के भीतर में सीधा रेल से वहां पर रसुआगढ़ी में माल अपलोड करेंगे, वहां के ड्राई पोर्ट से माल उठेगा और नेपाल के रास्ते भारत पहुंच जाएगा। तो आप 1751 किलोमीटर को आपने फेंसिंग नहीं कर रखी है। जगह जगह हमारे फोर्स हैं, वो मिनिस्ट्री से जुड़े हुए फोर्स हैं, लेकिन वो किस तरह के फोर्स हैं हम आप सब जानते हैं कि आप वही फोर्स हैं जो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश टेंडी का कारोबार करता है, उसके माल दुनिया के 12 देशों में जा रहे हैं। रॉ मटेरियल उसके पास कहाँ से आता है? जो पशु यहाँ से स्मगल होकर बांग्लादेश में जाते हैं, वहां से मांस का भी निर्यात हो रहा है, और वहां से जो लेदर के बनी हुई वस्तुएं हैं भारत भी आ रहा है। भारत की चीज भारत में बन के फिर फिनिश्ड आइटम यहाँ पर आ रहा है। तो ये इतना बड़ा ट्रेड का ये गड़बड़ झाला है। चीन वहां पर बांग्लादेश में 100 से ज्यादा एसजेडी वहां पर बनाने जा रहा है, और वो जो विशेष व्यावसायिक क्षेत्र हैं बांग्लादेश में, मुझे लगता है 2024 तक का टारगेट है कि हमें बना देना है। चीन चिटगांव में शुरू कर चुका है, ढाका में शुरू कर चुका है, कॉक्स बाजार में शुरू कर चुका है। तो इस तरह के ऐसी जेट जो है नेपाल में, चीन में, श्रीलंका में, फिर मालदीव में, ये पूरा का पूरा जो है घेरेबंदी, एक तरह से ट्रेड की घेरेबंदी करना शुरू किया है चीन ने। और 1-2 साल के भीतर कायदे से, मतलब भारत हमारे पास, मुझे लगता है कि भारत में जो रणनीतिकार हैं यहाँ पर, उन्हें इस चक्रव्यूह को समझना, उसे तोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जी जी। और उधर पुष्परंजन जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की एक किताब इन दिनों चर्चा में है, द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोयर। इस किताब में बोल्टन ने जिक्र किया है कि पिछले साल हुई डिनर के दौरान, एक डिनर पार्टी हुई थी मीटिंग के बाद, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मुखिया शी जिनपिंग से कहा था कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने में शी जिनपिंग उनकी मदद करें, यानी ट्रंप की मदद करें। हालांकि इस किताब में और भी बहुत सारे खुलासे हैं पुष्परंजन जी, लेकिन जो ट्रंप अक्सर चीन की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, वो खुद का चुनाव जीतने के लिए चीन से मदद मांग रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों देश अपना अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाने में लगे हों और दोनों के बीच शक्ति संतुलन का कोई अघोषित समझौता हो चुका हो। बहरहाल इन दो महाशक्तियों के लालच में दुनिया में कई विकासशील देश जो हैं और छोटे छोटे देश उलझकर रह गए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसीलिए हमें आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ नेपाल जैसे पुराने दोस्त जिसकी बात आप कर रहे थे अभी, और अपने जो पुराने दूसरे जो पड़ोसी हैं, उनके साथ संबंध खत्म नहीं करना चाहिए और इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और भारतीय नेतृत्व, खासकर मोदी सरकार को ये समझना होगा कि भारत के रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक हित आसियान और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध रखना ही होगा। उसी में सधेंगे तभी चीन के साथ शक्ति संतुलन कायम होगा। चीन के नेतृत्व को भी ये एहसास होना चाहिए कि विश्व शक्ति बनने के लिए दूसरे देशों के हक छीनने, आवश्यक दखल देने और सैन्य ताकत बढ़ाने की जगह वो सबको साथ लेकर चले, तभी उसका भी नेतृत्व माना जाएगा।
तो पुष्परंजन जी, इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं और आपने चर्चा के लिए भाग लिया, आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से हमें सुना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको भी। और देखते रहिए DB लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।